मॉड्यूल 2 लेसन नंबर 7 आईपीओ। दोस्तों अभी हम लोग आईपीओ के बारे में जानेंगे। इसमें पहले हम आईपीओ क्या है उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद कुछ आईपीओ के एग्जांपल्स देखेंगे। कितने रिटर्न्स मिलते हैं आईपीओ में और हमें आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है वो हमें इस लेसन में समझ में आएगा। तो अभी जानते हैं आईपीओ क्या है। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसका मतलब है कि पहले बार कोई कंपनी लोगों के सामने प्रपोजल रखती है, आइए और हमारे शेयर खरीदिए। आईपीओ लाने का रीज़न कोई भी हो सकता है, जैसे कंपनी को पैसा चाहिए बिजनेस बढ़ाने के लिए, डेब्ट कम करने के लिए, नहीं तो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए। और इसके लिए इन्वेस्टर को अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बनाती है, यानी कि भागीदार बनाती है, जिससे शेयर होल्डर और कंपनी दोनों का फ़ायदा होता है। तो अभी हम लोग आईपीओ का प्रोसेस जानेंगे कि कैसे कंपनी आईपीओ लाने के लिए स्टेप्स लेती है। पहले उनको मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ता है। अब आप सोचेंगे मर्चेंट बैंकर कौन है? मर्चेंट बैंकर और बैंकिंग जिधर हम अकाउंट ओपन करते हैं वो दोनों डिफरेंट है। मर्चेंट बैंकर को इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बोला जाता है। इनका रोल अलग अलग काम के लिए होता है, लेकिन अभी हम लोग आईपीओ के रिलेटेड जो भी उनका रोल है वो समझने की कोशिश करते हैं। मर्चेंट बैंकर आईपीओ लाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है। पहले मर्चेंट बैंकर कंपनी के साथ बैठ के प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स बनाता है, फिर सेबी के लिए रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें वो लोग सेबी को आइडिया देते हैं कि कंपनी आईपीओ लाना क्यों चाहती है, कंपनी का बिजनेस क्या है और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। फिर सेबी डिसाइड करती है कि आईपीओ के लिए परमिशन देनी है कि नहीं देनी। अगर सेबी परमिशन देती है तो वापस मर्चेंट बैंकर का रोल आ जाता है, जिसमें वो लोग डीआरएचपी बनाते हैं और फिर आरएचपी। तो अभी हम लोग आरएचपी और डीआरएचपी के बारे में बात करते हैं। डीआरएचपी का मतलब है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और आरएचपी का मतलब है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आईपीओ लाने से पहले कंपनी अपने मर्चेंट बैंकर के साथ बैठ के डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाती है। इसमें सिंपल भाषा में बोलो तो मर्चेंट बैंकर कंपनी की जन्म कुंडली से लेके अभी तक कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है वो सब डीआरएचपी में होता है। जैसे प्रमोटर्स के डिटेल्स यानी कि उनका क्वालिफिकेशन, उन्होंने किधर किधर काम किया और कोई कंपनी चला रहे हैं और फिर और किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या नहीं, वो सब चेक किया जाता है। उसके साथ मैनेजमेंट के डिटेल्स भी लिए जाते हैं। फिर कंपनी को पूछा जाता है कि कंपनी आईपीओ लाना क्यों चाहती है, आईपीओ में से जो पैसे रेज करेगी उसका कंपनी क्या करेगी, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, बिजनेस स्ट्रैटेजी, रेवेन्यू मॉडल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिस्क कितनी इन्वॉल्व है, फिर मैनेजमेंट का एनालिसिस क्या है, फ्यूचर में उनके क्या प्लान है और कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, फिर आईपीओ में कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स इशू किए जाएंगे, फिर आईपीओ का साइज़ कितना बड़ा होगा, ये सभी डिटेल्स आपको डीआरएचपी में दिखेगी। फिर सेबी पूरे डॉक्यूमेंट चेक करती है और अपनी तरफ से चेक करती है कि इन्फॉर्मेशन इनफ है या नहीं। फिर अगर सेबी को लगता है कि और डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो सब डॉक्यूमेंट सेबी वापस से मांगती है और अपना ऑब्जर्वेशन देती है। और उसके बाद जब सेबी अप्रूव करती है उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद, तब वो आरएचपी बन जाता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। किसी भी कंपनी को आईपीओ लाना है तो उनके लिए सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट आरएचपी है। अब अगर आरएचपी अप्रूव भी हुआ और मर्चेंट बैंकर और सेबी के थ्रू कोई बात कंपनी ने छुपाई, तब भी इशू से पहले और इशू के बाद सेबी एक्शन ले सकती है। और आईपीओ कब लाना है वो सब मर्चेंट बैंकर और कंपनी डिसाइड करती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इन्वेस्टर के लिए पब्लिश किया जाता है और यही पढ़ के आपको डिसीजन लेना होता है कि आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं। और ये डेटा आपको सेबी के वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने आरएचपी और डीआरएचपी को समझा। अभी हम बात करेंगे प्राइस ऑफर के बारे में। आईपीओ में दो तरह की प्राइस ऑफर की जाती है। पहली है फिक्स प्राइस इशू और दूसरी है बुक बिल्डिंग इशू। जैसे कोई XYZ कंपनी की मर्चेंट बैंकर ने डिसाइड की गई प्राइस है 50 रुपीज़ और ऑफ़र की गई प्राइस भी एक ही है 50 रुपीज़, तो वो क्या होगा, फिक्स प्राइस इशू हो जाएगा। वहीं पे दूसरी है बुक बिल्डिंग इशू, जिसमें आपको 50 से 55 के बीच में कोई भी प्राइस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो लोवेस्ट प्राइस होती है उसे फ्लोर प्राइस बोलते हैं और जो हाईएस्ट प्राइस होती है उसे कैप प्राइस बोलते हैं। और बुक बिल्डिंग इशू प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा 20% का डिफरेंट रखा जा सकता है, यानी कि XYZ चाहे तो 50 से 60 या फिर 50 से 40, ऐसे मिनिमम कंपनी की मर्जी जो कंपनी रख सकती है। और ये प्राइस कंपनी और मर्चेंट बैंकर बैठ के डिसाइड करते हैं। और आईपीओ नॉर्मली 3 वर्किंग डेज़ के लिए खुला रहता है और 7 वर्किंग डेज़ में कंपनी एक्सचेंज बोर्ड के थ्रू लिस्ट हो जाती है।
सैटरडे संडे छोड़ दीजिए। अभी प्राइस ऑफर के बाद हम अभी बात करेंगे अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में। जैसे आप कितने शेयर्स मिनिमम खरीद सकते हैं और उसका अलॉटमेंट कैसा होता है वो देखेंगे। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने वाले मेनली 3 टाइप ऑफ इन्वेस्टर होते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर यानी कि QIB, सेकेंड है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और HNI यानी कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, थर्ड है रिटेल इन्वेस्टर्स। अभी QIB क्या है वो जानते हैं। QIB का मतलब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज करने वाले कंपनीज। जो कंपनीज लोगों के पैसे मैनेज करते हैं, जैसे कि वो लोगों के लिए उनका असेट मैनेज करते हैं और उसी अमाउंट से IPO में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड कंपनीज। QIB बड़े अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करते हैं। IPO में हर एक के लिए कोटा रिजर्व रखा जाता है। QIB के लिए 50% कोटा रहता है। सेकेंड कैटेगरी है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और HNI हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। उसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर, NRI और HUF शामिल होते हैं। इसमें आपको मिनिमम 2 लाख के ऊपर की बीड लगानी होती है। IPO का मिनिमम 15% कोटा इस कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा जाता है। अब थर्ड कैटेगरी मतलब रिटेल इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर मतलब आप और मैं, जो लोग IPO में 2 लाख के नीचे की बीड लगाते हैं। IPO का मिनिमम 35% कोटा रिटेल इन्वेस्टर के लिए रखा जाता है। अब ये सब रिजर्व कोटा हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद IPO की अलॉटमेंट प्रोसेस होती है। तो पहले रिटेल इन्वेस्टर की अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होती है वो देखते हैं। IPO में हम शेयर्स नहीं खरीद सकते, हमें IPO लॉट में खरीदना होता है। जैसे 10 क्वांटिटी का लॉट, 20 क्वांटिटी का लॉट या फिर 50 क्वांटिटी का लॉट। वो कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है और यह सब कंपनी या फिर रेगुलेटर डिसाइड करते हैं। जैसे XYZ कंपनी है जिसकी शेयर प्राइस है 50 रुपीज़ और इसका फिक्स प्राइस इशू लेके आ रहे हैं, तो लॉट साइज़ है 300 क्वांटिटी का। तो एक लॉट खरीदना है तो आपको 15,000 रुपीज़ में वो लॉट खरीदना पड़ेगा और IPO में बिड करने के लिए आपको मिनिमम एक लॉट तो खरीदना होता है। और 2 लाख के नीचे जितने भी लॉट खरीदोगे वो सब रिटेल कैटेगरी में शामिल होंगे। जैसे अब रिटेल कैटेगरी में XYZ कंपनी के मैक्सिमम 13 लॉट खरीद सकते हैं और 2 लाख के ऊपर आप लॉट खरीदते हो तो आपको HNI कैटेगरी से अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको मिनिमम 14 लॉट खरीदने होंगे। अभी बात करते हैं व्हाट इज़ ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब मतलब जितने शेयर्स की कंपनी बिड चाहती है उसके ऊपर बिड आना। जैसे XYZ कंपनी ने 50 लाख शेयर्स रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे हैं और 1 करोड़ शेयर्स की बिड आना मतलब 2 गुना रिटेल कैटेगरी में शेयर सब्सक्राइब हुआ है और 2 करोड़ सब्सक्राइबर आना मतलब 4 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया IPO में QIB, HNI और रिटेल कैटेगरी में कोटा रिजर्व रखा जाता है। तो अगर IPO रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हुआ तो जितना रिजर्व कैटेगरी में कोटा है उतने ही उनको शेयर्स अलोकेट होंगे। जैसे हमें पता है XYZ कंपनी 50 लाख शेयर्स अलोकेट कर रही है, तो उस रिजर्व के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 50% QIB यानी कि 8,333 लॉट्स, HNI कैटेगरी में 15% यानी कि 2,500 लॉट्स और रिटेल कैटेगरी में 35% यानी कि 5,833 लॉट्स रिजर्व है। अभी रिटेल कैटेगरी में 5,500 लॉट्स या फिर 6,000 लॉट्स की रिक्वायरमेंट आती है तो पॉसिबली एक लॉट ईच, और उसके बाद जिन्होंने डबल लॉट की रिक्वायरमेंट रखी है उन्हें बचे हुए लॉट डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर वही बिड 1 लॉट ईच देने के लिए पॉसिबल नहीं है तो लॉटरी सिस्टम का यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और आपने 4 लॉट्स की बिड भी लगाई हो तो भी आपको एक ही लॉट मिलेगा और ये सभी आपके लक के ऊपर बेस होता है। और ये पूरी प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक बेसिस यानी कि कंप्यूटराइज होती है। इसके लिए हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि आप और आपके दोस्त ने IPO के लिए रिक्वायरमेंट रखी है, लेकिन आपके दोस्त को लॉट मिल जाए लेकिन आपको नहीं। इसके लिए बहुत सारे लोग अपने पूरे फैमिली के नाम से IPO में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर लक हुआ तो किसी भी एक को घर में IPO मिल सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ अच्छे कंपनीज के IPO के साथ होता है। अब हम HNI कैटेगरी के अलॉटमेंट के बारे में बात करते हैं। हमारे पास 2,500 लॉट्स है और इसमें ज़्यादा बिड आ जाती है, तो अगर आपने 16 लॉट की ऑफर यानी कि 16 × 300 = 4,800 क्वांटिटी अप्लाई की है और XYZ कंपनी 4 टाइम सब्सक्राइब रहेगी तो आपको आपकी क्वांटिटी यानी कि 4,800 / 4 = 1,200 क्वांटिटी मिलेगी। तो ऐसे HNI कैटेगरी की अलॉटमेंट होती है। और अभी QIB के बारे में बात करके मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जो शेयर्स हम लोग प्राइमरी मार्केट में यानी कि IPO में खरीदते हैं वो शेयर हम लोग डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं।
जैसे XYZ कंपनी से खरीदते हैं, और जब आप सेकेंडरी मार्केट में शेयर खरीदते हैं तब आप इन्वेस्टर के पास से खरीदते हैं। तो दोस्तों, हम अभी प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रमोटर में वो लोग रह सकते हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की है, IPO लाने से पहले इन्वेस्टर भी रहेंगे, वो सारे प्रमोटर्स करके रह सकते हैं। यानी कि प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग और प्राइमरी मार्केट में कंपनी को बनाने वाले लोग। और जब IPO मार्केट में लाया जाता है और स्टॉक मार्केट के साथ लिस्ट होता है तब वो सेकेंडरी मार्केट होता है, तो उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग होते हैं, इसके लिए इसको पब्लिक कंपनी भी बोलते हैं। तो इसमें दो पार्ट बनते हैं, प्रमोटर और पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो हम लोग इधर सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि समझो XYZ कंपनी का वैल्यू है 100 करोड़ और उन्हें 25% कंपनी की वैल्यू इतना फंड रेज करना है, तो कितना होगा 25 करोड़। तो कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा और क्या होगा 125 करोड़, जिसमें प्रमोटर्स के शेयर्स डाइल्यूट होते हैं और 75% हो जाते हैं और 25% होल्डिंग पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास आ जाती है। तो अभी समझते हैं प्रमोटर्स में कौन कौन लोग आ सकते हैं। इसमें भी दो पार्ट बनते हैं, एक है इंडियन और दूसरा है फॉरेन। तो अगर IPO लाने से पहले किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया रहेगा किसी इंडियन कंपनी में, तो हमारा प्रमोटर होल्डिंग में इंडियन और फॉरेन इन्वेस्टर ऐसे दो प्रमोटर्स दिखेंगे। और वैसे ही पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी दो पार्ट हो सकते हैं, जिसमें एक है इंस्टीट्यूशन और दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब कंपनीज और नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब इंडिविजुअल्स, आप और मैं। अब बात करते हैं कौन कब शेयर बेच सकते हैं। जैसे रिटेल इन्वेस्टर है, वो लोग शेयर लिस्ट होने के बाद कभी भी बेच सकते हैं। वही QIB इन्वेस्टर होते हैं, वो लोगों को 1 महीने तक होल्ड करना होता है और उसके बाद वो शेयर्स अपने बेच सकते हैं। वहीं पे जो प्रमोटर्स होते हैं, वो लोग कुछ केस में 1 साल और नहीं तो 3 साल तक अपने शेयर्स नहीं बेच सकते हैं। नहीं तो कंपनी लिस्ट करो और अपना शेयर बेचो और फिर निकल जाओ, ऐसा हो सकता था। और प्रमोटर्स को शेयर बेचने की प्रोसेस अलग होती है। जब बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं कोई कंपनी में, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात होती है कि बड़े इन्वेस्टर भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और फिर रिटेल इन्वेस्टर अपने शेयर्स कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन प्रमोटर और QIB नहीं बेच सकते हैं। तो ओवरऑल रिटेल इन्वेस्टर को सेफगार्ड करने के लिए ये सब सेबी ने रूल बनाए हुए हैं। रिटेल और HNI दोनों आते हैं इस कैटेगरी में। और जो प्राइस रिटेल इन्वेस्टर को देनी होती है हर एक शेयर के लिए, वही सेम प्राइस QIB और HNI इन्वेस्टर को देनी होती है। उनके लिए अलग अलग प्राइस नहीं होती है। और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट है, कभी कभी कोई कंपनीज रिटेल इन्वेस्टर को डिस्काउंट ऑफर करती है, जैसे 10% का डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट, जो भी कंपनी डिसाइड करे। लेकिन QIB के लिए ये डिस्काउंट नहीं होता है। जब बड़ा IPO होता है तो उस टाइम पे बहुत सारी एप्लीकेशन चाहिए होती है, तो कंपनीज ऐसी ऑफर रिटेल इन्वेस्टर के लिए रखते हैं। जो रिजर्व कोटे के बारे में हम लोगों ने बात की, उसमें रिटेल इन्वेस्टर का कोटा ज़्यादा तक चेंज नहीं किया जाता है, लेकिन QIB का कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को ध्यान में रख के सेबी ने अच्छे रूल बनाए हैं। तो ये था ओवरऑल IPO का प्रोसेस। और आपको जो स्टडी करना रहेगा IPO खरीदने के लिए, वो है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि RHP। अभी तक हमने IPO क्या है वो समझा, फिर DRHP और RHP क्या है वो समझा, फिर प्राइस ऑफर के बारे में समझा, फिर अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में समझा, फिर IPO में खरीदे हुए शेयर्स बेचने की प्रोसेस को समझा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं IPO आने के बाद कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। इस वेबसाइट का नाम है मनी कंट्रोल। तो इनके पास कंप्लीट डेटा है, कितने IPO आए और कितने IPO ने कैसा परफॉर्मेंस किया वो हम इधर देख सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं इशू प्राइस, फिर लिस्टेड डेट, फिर ओपन प्राइस, फिर जिस दिन इशू आया उस दिन का क्लोज प्राइस कितना था। इससे हमें लिस्टिंग के दिन के वक्त IPO ने कितना गेन किया है वो समझ में आता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ IPO में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर जिस दिन IPO ओपन होता है उसी दिन बेच के साइड में हो जाते हैं। तो वो लोग क्विक 8 to 10 डेज़ के अंदर प्रॉफिट या फिर लॉस ले लेते हैं। तो ये पूरा लिस्टिंग का गेन है, आप इधर देख सकते हैं। फिर CPM यानी कि करंट मार्केट प्राइस, जो आज की प्राइस है, अभी जो करंट प्राइस चालू रहती है वो प्राइस होती है। शेयर लिस्ट होने के बाद अभी तक परफॉर्मेंस कैसे रहा कंपनीज का, वो हमें इधर देखने मिलता है। हम इस वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। प्लीज़ एक बार विजिट करके समझने की कोशिश करो कितनी कंपनीज लिस्ट होती है और उनके परफॉर्मेंस लिस्ट होने के बाद कैसे रहते हैं। लोग बहुत पैसे लूज़ करते हैं। आप इधर देख सकते हैं कि कंपनीज के रिटर्न्स लॉस में है। इसमें किसी ने तो इन्वेस्टमेंट किया रहेगा। तो हमें इतना ध्यान में रखना होगा, पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट लेते हैं तो ऐसे लॉस भी हो सकता है।
आईपीओ खरीदने के लिए आपको स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है, अच्छे बिजनेसेस कौन से हैं वो समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट को डिटेल में समझने के बाद आईपीओ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट लेसन की तरफ मूव करते हैं।